थैंक यू। जन्मदिन तो हो गया भाई, है ना? एक दिन पहले, है ना? थैंक यू, थैंक यू। ओके। होमवर्क। ओनली फ्यू प्रॉब्लम्स आई हैव गिवन, राइट? अप टू 20। एनी डाउट? केवल वही डाउट पूछना जो दिए थे, है ना? ज्यादा मत पूछना, और थोड़ा कम पूछना डाउट तो अच्छा रहेगा। 1, 2 एंड 9। 1। ये पेयर ऑफ लाइन को सेपरेट कर लिया क्या? अरे मैं ओरली बताऊंगा, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन ओरल। थैंक यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। तो तुम देख सकते हो कि सर, कर्व इज अ 2 डिग्री। ठीक, 2 डिग्री कर्व। इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन, उसे 2 पॉइंट पर कट किया। फाइन। तो तुमने वो 2 पॉइंट ए और बी को ओरिजिन से ज्वाइन करके, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, राइट? एंड ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन। तो कुछ लोग समझ गए ना कि इस प्रॉब्लम में होमोजेनाइज यूज हो रहा था। थैंक यू। राइट। तो होमोजेनाइज यूज किया, उससे पेयर ऑफ लाइन आया। होमोजेनाइज कैसे करते हैं तुमको पता है। और फिर उसके बाद कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। तो कुछ लोग को आज भी याद है कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0। ठीक है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 करने से योर प्रॉब्लम इज डन। क्वेश्चन नंबर 2। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। अरे बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार। फॉर्मिंग आइसोसेल्स विद द स्ट्रेट लाइन। इमेजिन कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू ए। ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, ये आइसोसेल्स। आइसोसेल्स का मतलब है, तो मुझको लगता है कि ओरली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओरली यही है ना क्वेश्चन। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, क्योंकि ये आइसोसेल्स है ना? तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको पी मान रहा हूं, ये परपेंडिकुलर को। तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि ये जो एंगल है ये 45 एंगल है, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में इतनी ज्योमेट्री तुमको आती होगी कि बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्ट भी हो गया तो 90 बिकम 45। 45 आने से ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सब बराबर हो गए, है ना? कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पी पी, तो टोटल ये 2p हो गया ना। तो 2p एंड p, तो आंसर इज हाफ इंटू 2p इंटू p। तो योर आंसर इज p स्क्वायर। दिस इज एरिया। अब बस, अब कुछ लोगों ने क्या किया, सीधा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके आंसर कर दिया। 4 एंड 6। हाँ, 4 में फिर भी थोड़ा दम है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले बता देता हूं, ओरल है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ लोगों को याद होगा कि सर ये क्वेश्चन सेम जेई में आया था। तो ये जो पैरेलल लाइंस है, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, इससे तुमको स्लोप मिल गया x-3y, x-5। अब कुछ लोगों को पता है कि हाउ टू राइट अ लाइन पैरेलल टू x-3y एंड पासिंग थ्रू 3, -2। स्ट्रेट लाइन निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, पहले 9 भी देख लेता हूं। ठीक, जो मुझे आसान, फोर्थ क्वेश्चन में टाइम है इसलिए, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट मी फर्स्ट टेक 9 जो इजी है। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए एंड बी ऑन सेम साइड ऑफ मिरर। ठीक है, 2x-y इज 1। किधर भी सेम साइड ले लो।
and line segment is y equal to x. Y equal to x लाइन, थोड़ा सा डायग्राम करेक्टली बनाते हैं. Y equal to -1, x equal to half. Y equal to x स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये लाइन पर a और b सेम साइड पर है. देन इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू मिरर. यार इसमें तो कोई दम वाली बात है ही नहीं. ए बी का मिरर से इक्वेशन है ना, तो ए बी का मिरर इमेज नहीं, ए और बी पॉइंट दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो यार तुम लोग को इमेज लेनी नहीं आती कि सर इमेज को आप एच के बोलिए, एच कॉमा के, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन को लोकस की तरीके लेता हूं, और लोकस की तरीके लेता हूं तो ये एच के, तो इस पॉइंट को कुछ x1 y1 मान लो, तो h माइनस x1. आज भी फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा कि सर h माइनस x1 अपॉन 2 है ना, ये इस पॉइंट का इमेज है. k माइनस y1, ये x1 y1 पॉइंट बोला था मैंने, अपॉन -1 -2 टाइम्स 5 एच के की है ना, इस पॉइंट की इमेज एच के है. 2x1 माइनस y1 -1. तो मुझको लगता है कि with the help of this obtain x1 in terms of h. तो यार x1 निकाल दो. कैलकुलेशन कैसे करूं? 5h माइनस 5x1 इज माइनस 8x1. रुको, अब इतना मुझे पेशेंस नहीं है. ठीक है, इतना पेशेंस नहीं ला पाऊंगा मैं, तो -4 + 2 + 2 सही लिख दिया ना. अब जो थोड़े लोग मुझे समझते हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई विल डू इज -4x1 4 8. तो यूजिंग रेशियो इन प्रोपोर्शन ये दोनों का न्यूमरेटर जोड़ दिया, घटा दिया. 4h माइनस 2y1 -2 अपॉन 8 - 5. तो आई थिंक नाउ दिस विल गेट यू y1. कि सर y1 आ गया, y1 निकल आया. और इसी तरह से जब मैं y1 निकाल सकता हूं तो मैं x1 भी निकाल सकता हूं. ठीक है, अरे x1 x1 था वैसे भी ये पॉइंट, दिस वॉज x1 x1. ठीक, तो अब मुझे बताओ, ये जो भी तुमने मतलब y1 y1 लिखा है, थैंक यू y1 y1, तो तुमको लगता नहीं कि सर y दोनों को बराबर कर दीजिए. ये y1 आया, x1 भी निकालो, ऑप्टेन x1 ऑल्सो. ठीक, फ्रॉम हियर गेट x1 ऑल्सो. यार मैंने तुमको y1 निकाल के दे दिया, तो अब तुम इसी मैनिपुलेशन से कहोगे ना कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2k माइनस 2y1 अपॉन -2. फिर तुम कहोगे कि सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए. तो दोनों को जोड़ देने से कर लोगे तुम 3 और 2k माइनस 2y1, तो 2k, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, लेकिन अब जो भी कर दिया तुम लोग देख लेना. -4x1 + 2 सही है. ये y1 क्यों लिखा है? y1, हाँ ठीक है. तो अब इसे इक्वेट करेंगे विद दिस कि सर इस क्वांटिटी को इसके साथ इक्वेट कर लीजिए. तो इससे x1 आ गया, और x1 आ गया तो x1 बराबर y1 कर दो, प्रॉब्लम खत्म. ठीक, बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि किसी ने 2 कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन कर दिया है.
कि सर मैंने तो दो कोऑर्डिनेट लिए थे यहां पर, कुछ भी -1, -1, 0, 0, जो जो स्मार्ट लोग हैं उन लोगों ने ऐसे कर दिया होगा कि सर टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू लाइन, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ -1, -1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन, फिर वो जो भी आएगा उन दोनों को ज्वाइन करके आंसर, है ना। कई लोगों को मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4, point lies in the angle between containing the origin। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सही कर लो। y इक्वल टू -1, नहीं 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1/3। x इक्वल टू 5 and y इक्वल टू 5/2। तो डायग्राम से क्लियर हो गया, कंटेनिंग द ओरिजिन। नहीं अब सारे नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, 5 नहीं बताऊंगा कि तुम तो 100% सारे ही पूछ लोगे। हाँ सॉरी, रिफ्लेक्शन वगैरह मैंने सब बता रखा है, हाउ टू फाइंड रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट तो तुम कर लोगे। नाउ a² a+1, तो इस रीजन में, है ना, तो जो लोग कैलकुलेशन से करना चाहते हैं, बाकी कैलकुलेशन से करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अननेसेसरी अभी तुमको क्या है, ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे से तो नहीं आते कि सर y कोऑर्डिनेट a+1 है, x कोऑर्डिनेट a² है, तो कर्व कौन सा होगा। तो कई लोग समझ पा रहे हैं कि कर्व होगा x इक्वल टू y -1 का होल स्क्वायर, ये है वो कर्व। अब वैसे तो मैंने तुमको ड्रॉ करना सब सिखा रखा है, y -1 ±√x, ये तो कुछ लोगों को याद है कि सर √x का ग्राफ आपने क्लास में करवाया था, तो √x का ग्राफ हो x की पावर n मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये होता है √x का ग्राफ। तो 1 + √x, तो 1 + √x का ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक। अब -√x का ग्राफ, तो यार -√x का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है -√x, तो 1 -√x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो जो लोग ग्राफ के आइडिया से क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि सर आपने ग्राफ से कैसे पीछे सॉल्यूशन दिया है, वो लोग नोटिस करें, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इस इक्वेशन का ग्राफ। अब इसमें कुछ लोग जानते हैं कि सर जब आप यहां पर ग्राफ बना रहे हो तो आप थोड़ा सा सोच करके बनाओगे कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ग्राफ जा रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर से निकलेगा कि नीचे से निकलेगा, है ना। तो इस बात को हम वेटेज देंगे। तो मुझे लगता है कि इस इंटरसेक्शन को निकाल दो। ये कौन सी लाइन थी, 3x - y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो यार। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई बताएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया था। तो आई थिंक 6x - 2y + 2, तो ऐड करने से 7x - 3/7। अब देख लो, वैसे तो मैं कैलकुलेशन नॉर्मली मैं गलत करता हूं, ठीक। तो x की वैल्यू 3/7 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5 - 3/7/2, 35, 32, 16/7, ठीक। बाकी मुझे अपने ऊपर पूरा डाउट है। अच्छा सही किया मैंने, वेरी गुड यार, चलो मेरी कैलकुलेशन सुधर गई, ठीक। अब आई थिंक तुम्हारा जो ग्राफ है, x को 16, y को 16/7 रख, x को 16/7, 1 प्लस, है ना, तो 1 + 16/7 √1 प्लस, तो सॉरी 3/7,
तो ये नंबर मेरे ख्याल से 16/7 से, है ना, 16/7 से ये नंबर छोटा है। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये ग्राफ आपका नीचे से निकलेगा। कई लोग समझ गए ना कि सर मैंने x = 3/7 पुट करके आपके कर्व की y निकाल दी, वो इस y से छोटी आ रही है। तो ये ग्राफ है, ठीक। तो अब ग्राफ का पोर्शन जो इस रीजन से निकल रहा है, तो तुम समझ पा रहे हो ना कि सर ये है वो रीजन, ये है वो रीजन, सही है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट किस में? तुम्हारा इंटरेस्ट ए में है ना, ठीक है। तो तुम्हारे को मैं डायग्राम दिखा देता हूं कि सर ये है मेरा इंटरेस्ट रीजन, ठीक, ये है मेरा इंटरेस्ट रीजन, ये है जो पोर्शन से निकल रहा है। तो यू आर इंटरेस्टेड इन ए, राइट। तो ए तो यार y कोऑर्डिनेट है, a+1। तो जिसको अकल है वो क्या करेगा, वो कहेगा सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट के y निकाल दो। तो ये जो y वैल्यूज हैं ये a नहीं है, दे आर a+1, ठीक। इसी तरह से ये तो निकला हुआ है, ये तो 1 है, 0,1 ये निकालना है कि सर ये y भी निकाल दो, ठीक। तो कैलकुलेशन इंटरसेक्शन की, तो कौन सी लाइन है ये कौन सी लाइन थी यार, x+2y है। तो x+2y - 5, तो x को पुट करवा दो, y - 1 होल स्क्वायर प्लस 2y - 5 इज 0, y² -4 इज 0, ये है -2, है ना। और इसी लाइन को इसने आगे जाके कट किया, तो यहीं से कि सर ये है +2, ये -2, ये +2। अब कुछ लोग इंटरेस्टेड है कि सर इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन की भी जरूरत है। तो ये कौन सी लाइन है, 3x - 5, 3x that is 3 times y - 1 whole square, 3x - y + 1 is 0, 3y² - 6y - 7y + 3 + 4। तो थोड़ी सी गंदी क्वाड्रेटिक है लेकिन इजी टू सॉल्व है, -3y - 4y। तो आई थिंक 3y - 4y - 1, तो ये है 4/3, सही है ना। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये तो a+1 है ना, दिस इज a+1। तो आपका a जो लाई करेगा, यू कैन ऑब्जर्व a+1, तो a आ गया 1/3 से 1, यूनियन यहां पर -2 से 1, लेकिन -2 तो a+1 है। तो व्हाट इज योर a, -3 से 0। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, ठीक। और बाकी जो लोग इनइक्वालिटी से करने वाले हैं उनको बस मैं ओरली बोलूंगा कि व्हाट आई विल डू इज, कोई भी कोऑर्डिनेट लूंगा, ठीक है। गलत क्यों लेते हो कि सर ये है वो कोऑर्डिनेट, तो ये है वो कोऑर्डिनेट। और लोग क्या कहेंगे कि सर इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन बिलो, और बिलो की कंडीशन सबको पता है, फॉर्मूला रटा हुआ होगा ना कि सर वो कोएफिशिएंट ऑफ y² इनटू पुट कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिए, यू विल गेट 1 इनइक्वालिटी। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ऑल्सो पॉइंट इज बिलो, दोनों के रिस्पेक्ट में बिलो है। तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू पुट कर दिया नेगेटिव। तो मानते हो 2 इनइक्वालिटी ए में, दोनों के आंसर लाओ और टेक इंटरसेक्शन अप टू 20। भाई मैंने तुमको दोनों थॉट बता दिए। जो लोग ग्राफ वाले थॉट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे ना कि सर वो हम लोग इस कोऑर्डिनेट को रिलेट करके कर रहे थे कि ये किस ग्राफ पर लाई कर रहा है, तो दे कैन ऑल्सो सॉल्व। बाकी मैं तो लाइक करूंगा जो लोग लाइन की पोजीशन से कर रहे हैं कि सर लाइन की पोजीशन से भी क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहा है। 19, अच्छा तुम सारे लिख रहे हो ना, मैं देख करके बताऊंगा 19 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन बताने लायक है कि नहीं। लेट मी चेक। 14 is too easy. Perpendicular bisector of AB y equal to x is, A का कोऑर्डिनेट पता है, तो कुछ लोगों को पता है कि सर A का कोऑर्डिनेट पता है, तो जो B है ना वो तो इमेज आ जाएगा,
ए की इमेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लीजिए तो उससे बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बी डायरेक्ट आ गया, कुछ करूंगा नहीं, बस प्रॉब्लम को मीनिंग समझूंगा। आई नो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसकी इक्वेशन नोन है। तो कई लोग समझ गए कि सर बी निकल आया, ये आ गया, है ना। करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी, ये है एंगल बाइसेक्टर। तो कुछ लोगों को आइडिया याद है कि सर आप पता क्या करोगे, आप तो एंगल बाइसेक्टर में आपसे पास कोई है ही नहीं, आप फट से कहोगे कि ए की इमेज ले लो, वो बीसी लाइन पर लाई करेगा, सही है ना। तो बीसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट आ गए, कुछ लोग समझ गए मेरी बात को, है ना, कि सर बीसी के दो लाइन पॉइंट आ गए तो इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, इसको थीटा से नहीं कर दिया क्या, स्लोप ऑफ लाइन डायगोनल ओबी, इतना तो ज्योमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए ना। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 90 एंगल होता है कुछ, ये रेक्टेंगल है। तो कहीं भी एक एंगल को थीटा कॉल करते हैं, तो अगर ये एंगल को थीटा बोलता हूं मैं, ये तुमको स्लोप दे जाएगा। ओ ए 3, ये 3 है, ओ सी 4 है, ये 4 है, तो इससे ये आ गया 5, ये 5 आ गया। एडी 1.5, एडी ये 1.5 है। सब कुछ तो हो रहा है यार, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें तो, कि सर इससे ये लेंथ आ गई, ठीक है ना, ये लेंथ आ गई, और क्या करना है इसमें। देन स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी, तुमको ये स्लोप चाहिए। तो आई थिंक इस एंगल का, ये टोटल एंगल की तुमको tan वैल्यू है तुम्हारे पास, कि सर इस एंगल की tan वैल्यू जो है ना, तो आप ये अल्फा लिख लो, और आपका आंसर जो है वो दिस टोटल एंगल माइनस अल्फा है। तो ये टोटल एंगल अगर बीटा है, तो आपका जो बीटा है, tan बीटा इज 4/3, 4/3 इज बीटा। और बस ठीक है, बीटा माइनस अल्फा इज योर आंसर। तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इस डायग्राम से निकाल दो। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, कि सर ये 1.5 है, ये 3 है, तो 90 एंगल, तो ये आपका 1/2, मेरे ख्याल से 1/2 हुआ ना, 1.5/3 tan की वैल्यू बताइए मैंने। देखना मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, जल्दी से हाँ बोलना। कोई फट से बोले कि ये मैंने सही कर दिया कि नहीं, कि सर यही है tan थीटा। कुछ लोग समझ गए शायद, मैंने बीटा माइनस अल्फा कर दिया, बीटा इस पूरे एंगल को बोला था, अल्फा इस एंगल को बोला था। मेरे पास tan बीटा है, मेरे पास tan अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 19 में तुमको एक्चुअली बुद्धू बनाया गया है, और तुम बन भी गए, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे कोऑर्डिनेट इंटीजर है, कुछ मान लो कि सर x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो तुम एक काम करो, दो डिटर्मिनेंट को जोड़ो, ठीक, मॉड वैल्यू, मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हाफ, सही है, मॉड। प्लस इसी तरह से ये मैंने 1 है, ये मैंने 2 बोला है, ये मैंने 3 बोला है, तो जो अगला है, अगला जो है वो 1 3 4 हो गया, ठीक, एंड सो ऑन। अब इसको ना मन में एक्सपेंड करो, मन में, कि सर अगर इसको खोल दिया जाए तो ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इस तरह से क्रिएट होगा,
ठीक है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? तो इंटीजर वैल्यू, लीस्ट इंटीजर, तो ये जो भी क्वांटिटी आने वाली है, मानते हो ये क्वांटिटी एक इंटीजर आने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी सम इंटीजर, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन एक इंटीजर आएगा, इसका भी एक्सपेंशन एक इंटीजर आएगा, तो दो इंटीजर, दिस इज सम इंटीजर, दिस इज सम इंटीजर, तो बताओ इंटीजर की लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो मत बोल देना, 1, तो दिस इज लीस्ट 1, दिस इज लीस्ट 1, 1 + 1 और हाफ कॉमन, तो योर लीस्ट आंसर इज 1. ओके, 30 up to 30 quickly, up to 30, 20 and 29 and 23, 20. ट्वेंटी तो एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा आसानी से बता दिया, कॉन्सेंट्रेट करना है ना, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा, इसका तो सॉल्यूशन भी पढ़ने लायक है, ठीक है? तो तुम सॉल्व करने के बाद इसके सॉल्यूशन को भी रीड कर सकते हो, संभव है कि तुमको कुछ नया सीखने को मिल जाए. 4, 3, तुम लोग तुम जानते हो ना कि मैं बेसिक ज्योमेट्री लगाने में बहुत ज्यादा क्विक हूं. 90 + 90 180, इसका मतलब है ये सर्किल पास कर रहा है, इन 4 पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है जिसकी डायमीटर ये है, ये डायमीटर है, ठीक? अब तुमको पूछा है उसने बी ऑलवेज लाइज ऑन लाइन, बी का लोकस, तो मानते हो बी एक ओरिजिन से पासिंग लाइन, ये जो लाइन है ना ये, ठीक? अब थोड़े से लोग जो स्मार्ट हैं वो जानते हैं कि जब आपको सर्कल दिख गया तो आपको सरकमफेरेंस पर एंगल भी दिख गए होंगे कि ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, और रही ये बात कि सर इस एंगल की tan वैल्यू 3/4, तो इसकी tan वैल्यू भी 3/4, लेकिन मानते हो ये अगर 3/4 है तो इस एंगल का tan वैल्यू 4/3 है, तो इसका मतलब है जो OB है ये तो 4/3 स्लोप की लाइन हो गया. तो कुछ लोग समझ गए कि सर बी ऑलवेज लाइज ऑन लाइन, y = 4/3x, प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक? OB का स्लोप कांस्टेंट दिखा दिया मैंने, 4/3. 22 इज ऑलमोस्ट सेम आइडिया, है ना? 22 में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ओरिजिन 0, 0, तो जो समझदार लोग हैं वो इस फिगर में मुझे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, 2 लेंथ, 2 लेंथ, 2 लेंथ, ये सब 2 लेंथ है, 2, 2, 2, तो तुम तो जानते हो मैं थीटा वेरिएबल, लेट्स से थीटा, 2 cos 2 sin. Now interested in locus of वर्टेक्स C. C का लोकस चाहिए H के, बस. अब जिसको अकल है वो कहेगा सर पैरामेट्रिक फॉर्म लगाओ. ये एंगल 60, तो ये एंगल हो गया 60 + थीटा को 120 से घटा दो, 120 - थीटा, तो बस यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म 2 cos + 2 * cos ऑफ दिस, इसको खोलते जाओ, इसको ओपन करते जाओ, cos 120 cos थीटा + sin 120 sin थीटा, तो आई गॉट द कोऑर्डिनेट, कॉमा ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, कॉमा y कोऑर्डिनेट, अरे यार 0 + 2 * sin ऑफ दिस,
साइन 120 कॉस थीटा माइनस कॉस 120 साइन थीटा। आई थिंक कि मैंने सही कर दिया है ना, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने सही किया है। ठीक, अगर गलत हो तो संभाल लेना। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन कर लो। 2 कॉस माइनस कॉस कॉस प्लस √3 साइन कॉमा √3 कॉस प्लस साइन। ठीक, कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की मैंने फॉर्मूला सही खोल दिया ना, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, अब इसके आगे तुम अपनी मदद खुद करो कि सर ये h है, ये k है, इसके बाद आप छोड़ दीजिए, है ना। हम दो मेथड से कर लेंगे, या तो हम 2 इक्वेशन 2 अननोन से सॉल्व फॉर साइन सॉल्व फॉर कॉस करेंगे। ठीक, और कुछ स्मार्ट लोग कहेंगे कि सर ये मत कीजिए, आप h और k को जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़ने से कॉस प्लस साइन निकल रहा है। फिर वही लोग मुझे कहेंगे कि सर अब आप घटा दीजिए, तो घटा करके कहेंगे कि सर देखिए कॉस माइनस साइन आ रहा है, एंड वंस आई ऑब्टेन कॉस प्लस साइन, वंस आई ऑब्टेन कॉस माइनस साइन, तो दे अगेन नो कि कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर प्लस कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर इज टू ऑब्टेन द आंसर। ठीक, ट्वेंटी फाइव में ऐसा क्या है, पढ़ने दो। अरे इसमें कोई दम नहीं, इसको तुम कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है। अप टू 30 डन। 26 डायग्राम में नहीं बनाया होगा। एक पेयर ऑफ लाइन है जो कि ओरिजिन से पासिंग है। कुछ भी गलत डायग्राम बना लो कि सर ये पेयर ऑफ लाइन गिवन है। थ्रू ए पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस टू मीट पेयर ऑफ लाइंस। ये दोनों लाइन को ए से ड्रॉ किया, ये ए है, पैरेलल टू वाई एक्सिस इन बी इन सी। अब वो कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, ये लेंथ बराबर ये लेंथ। तो मान लो ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये लेंथ भी अल्फा है, इसका मतलब ये 2 अल्फा हो गया। कुछ लोग समझ रहे हैं, ए बी बराबर बी सी। अब जितने लोग स्मार्ट हैं वो पता क्या बोलेंगे कि इसे कुछ x मान लो, है ना, कुछ x1। ठीक, तो दिस इज x1 कॉमा अल्फा, दिस इज x1 कॉमा 2 अल्फा। तो दे विल से कि सर आप पेयर ऑफ लाइन पे जाइए, x को x1 पुट करा दीजिए। तो इफ आई पुट x इक्वल टू x1, तो आई ऑब्टेन्ड ए क्वाड्रेटिक इन y, by स्क्वायर 2hx1y प्लस ax1 स्क्वायर। अब इस क्वाड्रेटिक के जो दो सॉल्यूशन है, 1 इज अल्फा, 1 इज 2 अल्फा। अब जिसको अकल है कि कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन में मुझको ये x नोन के टर्म में चाहिए, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निपटा दो। माइनस 2hx1 अपॉन b इज 3 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर इज ax1 स्क्वायर अपॉन b। अब इसके बाद x1 को कैसे एलिमिनेट करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक, कि सर अब मैं क्या करूं जिससे कि x1 एलिमिनेट हो जाए। ठीक, तो इतना तुम दिमाग खुद यूज करोगे। अप टू 30 डन। नहीं 27 अब नहीं बता रहा। ठीक है, ऐसे सवाल मैंने बहुत इमेज से बताया था कि 3-4 की इमेज ले लो, तो वो जो 3-4 से जो इमेज आएगी वो ये जो y0 और x0 को ज्वाइनिंग लाइन है, ये उस पर है। ठीक, अब फिर इसी तरह से 8,2 की इमेज ले लो x एक्सिस से, तो जो 8,2 और उधर 3,4 की इमेज, तो 8,2 की इमेज ओरली बता रहा हूं इज 8,-2 और इधर 3,4 की इमेज इज -3,4। तो वो जो -3,4 और जो -8,-2 है, इसको जो ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन है वही है ये 0,y और x,0। तो कुछ अकलमंद लोग पता क्या करेंगे, बस वो कर लेंगे कि सर वो अकलमंद लोग क्वेश्चन कर लेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक, आपने 2 पॉइंट दे तो दिए,
जिस पर ये दोनों कोऑर्डिनेट जो डायग्राम में बने हुए हैं वो लाई कर रहे हैं 0,y एंड x,0। ठीक है ना, इमेज बहुत अच्छा आइडिया था। 31, पैरेललोग्राम। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मतलब बहुत रफ नहीं करना चाहिए ना, कई बार हेल्प करता है नहीं। 3,1 29 का ओरल मेथड है ना, कॉपी में ढूंढो मिलेगा तुमको, बगैर लिखे AC अपॉन BC इज 3। तो कुछ लोगों को पता है कि सर C लाइज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक, और उस फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 29 का ओरल सॉल्यूशन अपनी क्लास के लोगों से ही पूछता हूं। हाँ भाई, तुम्हारे में से मुझे 29 का लोकस विदाउट एनी कैलकुलेशन लोग मुझे ओरल बताएंगे, तुम ही लोग बताओगे, और मैं, वेरी गुड भव्य, और इसके बारे में कुछ और भी जानते हो? नहीं नहीं, मेरे को सीधा आंसर चाहिए, मुझे कोई लॉजिक वॉजिक नहीं चाहिए, है ना, याद किया है ना? मृण्मय को भी याद है, विकास को याद है, साहिल को याद है, ठीक है ना? बिल्कुल सही, भावेश को तो एग्जैक्टली कंसेप्ट पूरा ही बता दिया उसने। अभिनव, राकेश, ठीक, ये सारे लोग मुझे लोकस का आंसर तो सही लिख रहे हैं, रूपम, सुधांशु, लेकिन मैं उस लोकस के आगे भी कुछ चाहता था, ठीक है ना, कि वो लोकस क्या मतलब, बहुत सारे वो बनेंगे वो फिगर तो जो बोल रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है कि 29th प्रॉब्लम जो है ना, 29th, उसमें सी का लोकस क्या होगा, ठीक। तो उसने नंबर ऑफ सी पूछा है, तो नंबर ऑफ सी को तो मैं निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, नंबर ऑफ सी तो यूं ही मुझे पता है कि इनफाइनाइट है, लेकिन मैं सी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जानता हूं, है ना। हाँ, समर्थ ने बता दिया, गुड। अभिनव, वेरी गुड। ठीक है आयुष, तो आयुष इस कंसेप्ट को याद रखना चाहिए ना, तुमने तो केवल कंसेप्ट ये बता दिया कि मैंने पढ़ाया क्या था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को डायरेक्टली पता है कि आंसर क्या है, ठीक है समर्थ, ओके। तो जिन लोगों को पता है तुम लोग उनसे पूछ लेना, ठीक है, कि सी का क्या आंसर था इसमें, ओके। 31, 3,1 ए B and D is 3,16. D 3,16. B is 13,6. 13,6 and C is 13,21. ठीक है, दिस इज दी वर्टिकल लाइन, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बन गया, सही है। हाँ, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। वो क्वेश्चन हो गया, रहने दो उसे, ठीक है। जिन लोगों को याद है वेरी गुड, और जिनको नहीं याद है वो भी वेरी गुड, क्योंकि सर सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे ये भी तो ठीक नहीं है, ठीक। इतनी तो सीट्स भी नहीं है IIT में, तो इसलिए कुछ लोगों को तो बलिदान करना पड़ेगा ना सर। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग एक्चुअली, उनको और ज्यादा तुम लोग को रिस्पेक्ट तुम्हारे मन में आनी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो तुम लोगों के लिए बलिदान कर रहे हैं, अपनी सीट तुम्हारे लिए उन्होंने अर्पित कर दी कि जाओ तुम इस सीट को ऑक्यूपाई करो, है ना। तो हमारे मन में इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए, ठीक। ओके, नाउ
लाइन थ्रू ओरिजिन डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो याद है ना तुमको, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ जो इस फिगर को कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करे। तो एक बात सोचो, पैरेललोग्राम में क्या तुम ओरली सोच सकते हो कि सर डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन होता है ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है। सोचो, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री से तुम सोच सकते हो कि सर अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर जाए, इस पॉइंट से, तो क्या तुमको फीलिंग आ रही है कि सर अब ये दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बनाएगा। कारण कि सर ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। इमेजिन करो, अरे एनी लाइन जो पैरेललोग्राम के डायगोनल के इंटरसेक्शन से पास करेगी, थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, है ना, क्या वो स्ट्रेट लाइन बाय सिमिलर ट्रायंगल, सोचो बात को कि सर ये पोर्शन से मैच करेगा, ये पोर्शन इससे मैच करेगा। समझ में आ गई बात? ठीक। तो मुझे लगता है कि तो क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म हो गया कि आप तो एक काम करो, डायगोनल का इंटरसेक्शन निकालो जो कि मिड पॉइंट से आ जाएगा। आपका आंसर इन दो पॉइंट को ज्वाइनिंग डायरेक्ट हो गया। कई लोग समझ गए? आई थिंक डिस्कशन इज ओवर। फाइन, चलो बहुत डिस्कशन हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है सुधांशु, मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई। ठीक है नक्षत्र, ओके। लेकिन मैंने कहा ना कि जो तुम लोग लोकस मुझे बता रहे हो, मुझे उस लोकस की और डिटेल भी तुमसे एक्सपेक्टेड है। ठीक, चलो लेट अस नाउ टॉक अबाउट टेंजेंट टू अ सर्कल। अरे बहुत सारा डिस्कशन हो गया है ना, अब पढ़ लेते हैं। गिवन अ सर्कल, क्या हो गया समर्थ, तुम्हारा एक डाउट रह गया 23। एक मिनट देख लेने दो कि क्वेश्चन बताने लायक है या नहीं। 23 समर्थ, 23 के लिए तुम्हारा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था। तुमको नोटिस करना था कि 5 cos, 5 sin, ठीक, का ओरिजिन से डिस्टेंस है 5। ध्यान से सुनना। इसी तरह 5 sin, -5 cos का भी ओरिजिन से डिस्टेंस है 5। इसी तरह 3, 4, समझ रहे हो मेरी बात को, का भी ओरिजिन से डिस्टेंस है 5। तो क्या समर्थ समझ में आया कि सर ये 3 पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से बराबर है, तो इन 3 पॉइंट को ज्वाइनिंग ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन हो गया। अब तुमको सरकम सेंटर बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था। यू नो सरकम सेंटर एंड आई थिंक यू ऑल्सो नो सेंट्रॉइड, है ना, कि सर वो सेंट्रॉइड बाई 3 से आ गया। तो तुम्हारे पास सेंट्रॉइड है, तुम्हारे पास सरकम सेंटर है, तो कुछ लोग HGO लगा के H निकाल लेंगे, ठीक, ऑर्थो सेंटर। एंड वंस यू गॉट ऑर्थो सेंटर, दैट इज स्मॉल h, दैट इज स्मॉल k, क्योंकि सर लोकस निकालना है। h, k इन टर्म्स ऑफ थीटा यू ऑब्टेन, और फिर तुम थीटा को एलिमिनेट कर देना। और उस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, 28 भी ओरल बता दें, मतलब तुम सारे सवाल ओरल बता दें, तो इससे अच्छा ओरल तो तुम पीछे सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, वहां तो लिख करके लिख दिए हुए हैं। और वो सॉल्यूशन, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वो मेरे ही हैंड रिटन सॉल्यूशन है,
समझ रहे हो? ये इतनी पतली सी किताब को लिखने में मुझे 2 साल 3 साल लग गए थे, ठीक, क्योंकि ये उन दिनों में लिखी किताब है जब मेरे पास में डेली एक दिन में 4 लेक्चर नहीं 5 लेक्चर हुआ करते थे, ठीक। तो वाइब्रेंट स्टार्ट हुआ है ना ईयर 2009 और मैंने इसे लिखना शुरू किया है सेम ईयर, ठीक। और इसमें मेरे पुराने क्वेश्चंस जो मेरे खुद के बनाए हुए थे, खुद के टेस्ट में दिए क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ, मैच द कॉलम, तो ये सारे सॉल्यूशन मेरे खुद के ही हैंड रिटन है, ठीक। और इसकी प्रूफ रीडिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ मेरा ही किया हुआ है, ठीक। तो मेरी जितनी किताबें होती है ना उसमें मोस्टली प्रूफ रीडिंग पूरा मेरा ही पार्ट होता है, उसके बावजूद भी गलतियां हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, येलो बुक में भी मेरे ही सॉल्यूशंस है, ठीक। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेंजेंट टू अ सर्कल। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि हाथ से लिख करके सवाल खाली ऑपरेटर को दे करके तुम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, समझ गए? मतलब मैं क्या मैटर इनको देता हूं, फिर वो मैटर क्या टाइप होकर के आता है, उसको खुद को जब देखते हैं ना तो लगता है, सर पीट लेते हैं कि ये क्या हो गया, ठीक। फिर उसमें मिस्टेक हटानी पड़ती है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समझ गए? तो अभी भी जो कैलकुलस की किताब है ना वो ऑन पेपर्स पूरी पड़ी हुई है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं फाइनल करेक्शन का। ओके, लेट्स सी। At any point on circle x1 comma y1 I want to write equation of tangent। मैं एडिशन मुझे खुद को ही नहीं पता कौन सा लास्ट एडिशन आ गया, मैं खुद तो एकदम ओल्ड एडिशन लेकर के घूमता हूं, ठीक। लेकिन अब की बार मैं इसको रिवाइज करूंगा और जब ये बुक रिवाइज होगी तो इट विल बिकम टोटली न्यू, because 200 new problems are going to be added into your coordinate geometry book, okay? और वो जो 200 नए सवाल होंगे वो इसमें जितने सवाल हैं उनसे मच बेटर क्वेश्चंस होंगे, ठीक। और वो जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे खुद के वर्ड्स पे टाइप करा के प्रॉपरली चेक्ड, लेकिन बस अब जो है ना जिसे कहते हैं पब्लिशर को देने हैं, वो पब्लिशर उसके बाद भी मिस्टेक कर देंगे, मैं उनको प्रॉपर वर्ड्स की फाइल दूंगा उसके बावजूद वो गलती कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टिल एक बार फिर देखना पड़ेगा उसे। अभी उसमें टाइम है ना, हो सकता है तुम्हारा जेई निकल जाए तब तक तो। राइट, ओके, लेट्स सी। तुम लोग एक किताब के लिए अगर इतना सोचोगे, ठीक है, इतना सोचने का तो समय किसी के पास है नहीं, ठीक। लेट्स सी, तो आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। तो बहुत आसानी से क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सर इस लाइन का स्लोप आ गया -g, -f center, I think I know the slope of this line, so I also know the slope of this line, y1 plus f अपॉन x1 प्लस g, वो तो इस लाइन का स्लोप है। तो मानते हो सर दिस इज द स्लोप, जल्दी से दिमाग लगाओ, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ आई नो द स्लोप, आई नो अ पॉइंट लाइंग ऑन लाइन, दिस इज द इक्वेशन। अब थोड़ा सा इस पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, है ना। लेट्स डू सम कैलकुलेशन ओवर दिस एक्सप्रेशन।
जस्ट रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, नथिंग एल्स। इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। यहां तक ऑल ओके? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई कैन राइट लाइक दिस। नाउ थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर रहा हूं। इफ आई एड gx1, if I add fy1 and c, gx1 fy1 प्लस c, मैंने दोनों साइड जोड़ दिया। ये गलत लिखा हुआ है, यहां gx1 था, है ना, यहां gx1 था। हाँ ठीक है तनिषा, गुड। फॉलो करना पड़ेगा कि gx1 fy1 प्लस c ऐड करने से ये आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ, क्या तुम सब एग्री करते हो कि सर x1 y1 तो सर्किल का पॉइंट है? सही, तो मानते हो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c तो जीरो होगा? नहीं नहीं, s1 तो जीरो है ना। पॉइंट लाइज ऑन सर्किल, पॉइंट इनसाइड s1 नेगेटिव, पॉइंट आउटसाइड s1 पॉजिटिव, याद है कि नहीं? तो एंड पॉइंट ऑन द सर्किल s1 जीरो, तो आई थिंक दिस क्वांटिटी इज जीरो। तो तुम्हारा आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म इज लाइक दिस। दिस इज द आंसर। टेंजेंट की इक्वेशन अभी अभी रटवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक, कुछ तो फॉर्मूले हम लोग रटेंगे कि सर सर्कल्स में तो आप कुछ रटवा ही नहीं रहे हो, तो अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं रटने की। हालांकि कुछ तो हमने रटा ही है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल हमने रटा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सर आपने कुछ फॉर्मूले अभी तक सर्किल में याद करने को रिकमेंड नहीं किए, ऐसा नहीं है, कुछ तो किया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट रटवाया है, रूट s1, है ना। फाइन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर। अब तुमको लग रहा होगा कि सर इस आंसर को आप कह रहे हो याद करो, तो इसको रटना बहुत डिफिकल्ट है। तो तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करता हूं, नॉट ओनली टू अ सर्कल, मैं तुमको एवरी 2 डिग्री की टेंजेंट रटवा देता हूं। हाउ टू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी 2 डिग्री कर्व एट ए गिवन पॉइंट x1 y1 ऑन इट। क्या चीज? x बराबर x1। समझ यार, सब कुछ सही तो लिखा है, सब कुछ परफेक्ट लिख दिया मैंने, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज रिटन परफेक्टली। ओके ओके, तो कोई भी 2 डिग्री कर्व, जानते हो 2 डिग्री कर्व में क्या क्या टर्म होते हैं? एक 2 डिग्री कर्व कंटेन करता है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, एक्स वाई एंड कांस्टेंट। मुझे लगता है इसके अलावा कोई और टर्म 2 डिग्री कर्व में नहीं प्रेजेंट होता। इस बात से सब लोग एग्री करते हो? तो लेट्स रिमेंबर कि हाउ टू राइट टेंजेंट टू एनी 2 डिग्री एट ए पॉइंट x1, y1 ऑन द कर्व।
ठीक है, और आगे ध्यान रखना। फाइन, तो रटने के लिए आइडिया बता रहा हूं। गो टू द इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो बाई एक्स x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो बाई वाई y1, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 बाई 2, y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 बाई 2, एक्स वाई को रिप्लेस कर दो एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2, और कांस्टेंट c को रिप्लेस कर दो बाई सेम नंबर c। ठीक है, मेरे ओपिनियन में स्ट्रेट लाइंस का कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, समझ गए, फॉर्मूले का इन्फ्लुएंस है। तो जो लोग मेरे साथ लाइव नहीं चल पाएंगे वो जिंदगी भर कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो मुझे पकड़ने के लिए पीछे के टॉपिक को किसी तरह मैनेज करके आएंगे और वो फिर लैग कर जाएंगे। ठीक है, तो यही सेम फैक्ट आईआईटी में भी चलता है कि हम लोग आईआईटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं पकड़ में आता है। ठीक, तो इसलिए जितना पकड़ में आए ना उतना पकड़ लो कि सर आईआईटी के सारे एरिया तो मैं इक्वली गुड नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी आईआईटी की तैयारी करते हैं ना लोग। ठीक, कितने सारे लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं, सारे नहीं होते ना, लेकिन वो करते हैं। तो बस वैसे ही क्या करना चाहिए कि चुपचाप जो चल रहा है उसको करते रहना चाहिए। जो टॉपिक समझ में आते जाएं ठीक है, जो कम समझ में आए कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये रटना है तुमको, रिमेंबर। ठीक है, टेंजेंट टू एनी 2 डिग्री कर्व एट ए पॉइंट ऑन इट, हाउ टू राइट, दिस इज द थॉट। ये है थॉट। तुम लोग सीधा पूछा करो कि सर आईआईटी में जाने का प्री रिक्विजिट क्या है, आईआईटी में जाने का, तो उसका प्री रिक्विजिट है इफ यू कैन फॉलो माई लेक्चर्स, दिस इज द प्री रिक्विजिट। ओके, ये बैरियर है, इसको फॉलो कर लिया तो यार वहां भी पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो अब सर्किल की टेंजेंट याद हो गई कि सर अब मुझे सर्किल की टेंजेंट लिखना आ गया। गो टू द इक्वेशन ऑफ सर्कल, कहां गया सर्कल, ये रहा, सर्कल पर जाओ। ठीक, और जो बताया है उसको फॉलो कर दो, यू विल ऑब्टेन टेंजेंट। सही, तो डूइंग दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब आगे के सारे टॉपिक्स, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, कोई भी 2 डिग्री कर्व को टेंजेंट मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना। ठीक, अब तुमको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आई थिंक आई सजेस्टेड यू टू कॉल दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैंने एस कॉल करने के लिए सजेस्ट किया था ना, कि सर्किल का इक्वेशन वन, कलेक्टिंग ऑल टर्म्स वन साइड सच दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गेट कोएफिशिएंट 1। अब इस आइडिया को लेकर के तुम पहले एस लिख लो, फिर एस के थ्रू तुम टेंजेंट की इक्वेशन लिखो कि सर ये जो एस नोटेशन है ना, इसी से टेंजेंट लिखते हैं, एक्स x1 वाई y1, समझ रहे हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, इसको हम लोग कॉल करेंगे टी। समझ गए, तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0,
लेकिन तुमको टी का सिग्निफिकेंस अभी आगे जाके पता पड़ेगा कि सर आपने इस एक्सप्रेशन को टी नाम क्यों दिया। ठीक, जैसे तुम लोगों को एस नोटेशन का यूज दिखा है ना कि सर एस नोटेशन कॉल करने का आगे फॉर्मूले बन रहे हैं, एस की मदद से S1 लिखना तुमने सीखा है, तो वैसे ही अभी तुमको इस टी नोटेशन के भी आगे एप्लीकेशन दिखेंगे, राइट। तो यू शुड नो कि एस नोटेशन को हमारे कंसेप्ट के थ्रू जब टेंजेंट लिखा जाता है तो जो एक्सप्रेशन क्रिएट होता है इसको हम लोग टी बोलते हैं। ठीक, तो आगे के फॉर्मूलेज में काम आएगा, चिंता मत करो। डन। तो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। 5 seconds क्विकली। देखो, नॉर्मल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं तुमको याद करने के लिए कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा। नॉर्मल की डेफिनेशन तो जानते हो ना, एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल x1 y1 पर तुमको नॉर्मल लिखनी है। तो नॉर्मल का बस तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। कर्व को किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल का मतलब होता है एट दैट पॉइंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब जिसको अकल है वो जानता है कि सर फॉर अ सर्कल, मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रहा हूं, जनरल कर्व की बात नहीं कर रहा हूं। सर्कल के लिए तुम जानते हो कि सर ये जो आप टेंजेंट को परपेंडिकुलर लिख रहे हो ना, ये सेंटर से पास करेगा। तो योर नॉर्मल इज गोइंग टू गेट इक्वेशन, है ना, हैविंग स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड इट पासेस थ्रू। तुम्हारी मर्जी है, कोई कहे कि सर -g, -f से पासिंग लिखिए, और हो सकता है कोई कहे कि सर x1 y1 से पासिंग लिख दीजिए। चिंता मत करो, इक्वेशन दोनों ही सेम आंसर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल याद करने के लिए तुमको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, राइट। चलो थोड़ा आगे बढ़े यार, है ना, बहुत अनइंपॉर्टेंट सी बातें लग रही। लेट अस नो इक्वेशन ऑफ chord whose midpoint is given। ठीक, अब तुमको थोड़े से फॉर्मूलेस की फीलिंग आएगी कि हाँ सर कुछ फॉर्मूले तो सर्कल्स में भी होते हैं, है ना। हो गया प्रीवियस, ओके। गिवन अ सर्कल, एक सर्कल गिवन है, और एक पॉइंट गिवन है जो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ सकते हो, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन। ठीक, ऑब्वियसली सर्किल भी नोन होगा कि किस सर्किल की कॉर्ड भाई, तो सर्किल तो गिवन होगा ही, साथ में तुमको पॉइंट भी गिवन होगा। इतना सोच सकते हो सर वो पॉइंट सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है, तो जिसको थोड़ी भी अकल है वो समझता है कि सर सर्किल के अंदर होगा, वरना फिर वो कॉर्ड का मिड पॉइंट कैसे बनेगा, है ना। तो यू आर गिवन एक पॉइंट से अल्फा कॉमा बीटा, दिस इज द मिडिल पॉइंट। ओके, ये मिडिल पॉइंट है। आई वॉन्ट टू नो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इस कॉर्ड की इक्वेशन मुझे जानने में इंटरेस्ट है।
अब तुम लोगों को तो पता है मेरी फीलिंग्स, तुम तो जानते हो कि सर आप पता है सर्किल में जैसे ही कॉर्ड बनती है ना, तो आप सवाल बाद में करते हो, आप कहते हो यार सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो इसके ऊपर, देखा जाएगा बाद में क्या होता है ना? सही कहा ना आदित्य? तो आदित्य कह रहा है कि आप कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो। सही है। नॉट ओनली आदित्य, मैं देख रहा हूं देव, अप्रतिम, है ना, और भी बहुत लोग, उमर, अब है ना, तो कई लोग मुझे कह रहे हैं कार्तिकेय, आदित्य की सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, राजकुमार, है ना। अब सभी लोग जानते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के मिड पॉइंट पर ड्रॉप होता है। सही। तो -G-F मानते हो, कॉर्ड का स्लोप मिल गया, बिकॉज इस लाइन का स्लोप मालूम हो गया, और विद द हेल्प ऑफ दिस आई नो द स्लोप ऑफ दिस। ठीक। तो पासिंग थ्रू अल्फा बीटा, पासिंग थ्रू अल्फा बीटा हैविंग स्लोप बीटा प्लस एफ अल्फा प्लस जी, ये कॉर्ड का स्लोप नहीं है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस जी बीटा प्लस एफ। मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ में आई। दिस इज द स्लोप ऑफ कॉर्ड। सब कुछ दिमाग में जा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक। नाउ यू रीअरेंज, इसे जरा रीअरेंज करो और देखो क्या हो रहा है। तो इफ आई रीअरेंज बीटा वाई ठीक। नाउ फिर से कुछ मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूं। यहां तक सब ठीक है। अब मुझे लगता है कि तुम फील कर पा रहे हो यार, ये टोटल सिंप्लीफिकेशन पार्ट चल रहा है। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एड बोथ साइड जी अल्फा एफ बीटा सी। तो इफ आई एड जी अल्फा एफ बीटा सी टू बोथ साइड, आई गेट, यहां पर थोड़ा मैनिपुलेशन देख लो, जी अल्फा एफ बीटा प्लस सी। आई थिंक दिस इज योर एक्सप्रेशन। ठीक। तो मानते हो तुम्हारी कॉर्ड की इक्वेशन आफ्टर डूइंग रीअरेंजमेंट आई गेट लाइक दिस। अब अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो यू विल गेट टू नो कि सर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग टी बोला करते थे, है ना, कि गो टू द एक्सप्रेशन एस, एस पर जाओ, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, इस थॉट से जो क्वांटिटी आती है उसको टी कहा था कि नहीं कहा था? तो ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज टी एंड दिस इज व्हाट? दिस इज S1। तो टू रिमेंबर, ये रटेंगे कि सर कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन को हम लोग याद रखेंगे बाय द फॉर्मूला T बराबर S1। अभी क्वेश्चंस में एप्लीकेशन सीखोगे, चिंता मत करो। ठीक है। अभी तो मैं तुमको रटना सिखा रहा हूं कि chord whose midpoint is known
इसकी इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। आई विल नॉट डिराइव अगेन एंड अगेन, आई विल डायरेक्टली अप्लाई एज फॉर्मूला। सीखो यार, किसी भी पॉइंट को उठा करके कि सर वो 2 डिग्री इक्वेशन को वो टी का कंसेप्ट सिखाया है, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन लिखना होता है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन लिखना होता है। तो यूजिंग दैट आइडिया जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको टी कॉल करते हैं। तो मैच कर रहा है ना आंसर, कि सर आपने जो एफर्ट लगा के कॉर्ड की इक्वेशन निकाली वो मैच कर रही है विद दिस टी बराबर S1। याद हो गया आंसर कि नाउ आई रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक, अब चलो मैं तुमसे बहुत कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं, है ना। लोग कैसे बात को घुमाते हैं वो जस्ट आइडिया दे रहा हूं। तुमने क्या मुझसे कहा कि आई एम गिविंग यू द मिड पॉइंट, राइट द कॉर्ड, ठीक है, हुज मिड पॉइंट इज अल्फा बीटा। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके बात कह रहा हूं। इफ आई आस्क यू कॉर्ड passing through alpha beta situated at, इस बात को बार बार क्यों पूछ रहे हो कि S1 नेगेटिव होगा, है ना। सबको पता है पॉइंट जब अंदर होता है तो S1 नेगेटिव होता है, सबको ये बात पता है, ठीक है ना। और T जो है ना वो X में इक्वेशन आ रही है, समझ गए, दैट इज अ इक्वेशन। ये इस तरह की इक्वेशन तुमने कभी पढ़ी नहीं है कि सर 2x + 3y = -5। कभी कभी ऐसी इक्वेशन देखी है कि नहीं देखी है। तो इस क्वांटिटी के साथ इस क्वांटिटी का मतलब, ये तो बेचारा वेरी कर रहा है, कॉर्ड का हर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, समझ गए। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, लेकिन दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। ये x, y मतलब फिक्स वैल्यू है, लेकिन x और y वेरिंग है। एक्स वाई जो है लाइन का हर एक पॉइंट दिखाता है। तो कम से कम लाइन की इक्वेशन तो समझो यार, कि हम तो रिलेट करने लग गए सर, ये -5 से रिलेट करते हैं, ठीक है। ओके, पासिंग थ्रू अल्फा बीटा सिचुएटेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखना कुछ लोगों को बात क्लिक करेगी। कॉर्ड थ्रू अल्फा बीटा एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट लाइन में कराया था, अगर किसी को ध्यान है तो, है ना। अनडाउटेडली अल्फा बीटा, हाँ, तो इसका मतलब भी सेम निकलेगा कि कॉर्ड विद अल्फा बीटा एज मिड पॉइंट, ये दोनों बातें एक ही हैं, सही है। क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि सर ये आपने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन कराया था, इन लोगों को शायद कुछ लोगों को ध्यान हो कि सर फैमिली ऑफ लाइंस में एक क्वेश्चन कराया था आपने, अल्फा बीटा से पासिंग देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस, बहुत सारी है, ये भी है, मैनी लाइंस, ठीक। अब इसमें से कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन जिसके लिए अगर आप अल्फा बीटा को सेंटर से ज्वाइन करते, ठीक है, तो दैट लाइन इज परपेंडिकुलर। देयर एग्जिस्ट वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर, याद आ रहा होगा ना। नाउ इफ यू से एनी अदर कॉर्ड, कि सर कोई और कॉर्ड लीजिए जो सेम पॉइंट से पासिंग है, तो व्हाट आई ऑब्जर्व कि सेंटर से परपेंडिकुलर इफ आई ड्रॉ, तो आई फाइंड कि आप ये ट्राइंगल देखिए और इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, और हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का बिगेस्ट साइड होता है। तो इसका मतलब है ये लेंथ से बिगर है। कुछ लोगों को समझ में आई बात। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि इफ यू कंसीडर एनी अदर कॉर्ड,
देन दिस, है ना। इस कॉर्ड के अलावा कोई सा भी कॉर्ड लेते हो तो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इस डिस्टेंस से कम है, जबकि फॉर दिस कॉर्ड, कि सर इस कॉर्ड के लिए, इस कॉर्ड के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दिस लेंथ है ना। तो कई लोगों को बात समझ में आई कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर ये कॉर्ड सिचुएटेड होगा, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से दिस इज द कॉर्ड फॉर विच दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट। ठीक, और सवाल को कॉम्प्लिकेट करूं, है ना, कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट अल्फा बीटा को थोड़ा सा और ट्रिकी वे में पूछता हूं। शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू अल्फा बीटा, शॉर्टेस्ट कॉर्ड। तो मुझे लग रहा है कि तुम जितना सेंटर से अवे जाओगे उतना तुम्हारा कॉर्ड का लेंथ कम होता जाएगा, है ना। कि सर सेंटर से पासिंग कॉर्ड लीजिए, दैट इज डायमीटर, दैट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एनी कॉर्ड। लेकिन आप सेंटर से अगर अवे मूव करते हो तो कॉर्ड शॉर्ट होती जा रही है ना। तुम्हारे पास हर बात का रीजन है, क्यों कहना कि सर वो आप तो कॉर्ड की लेंथ बता दो ना, कि देखो ये परपेंडिकुलर P और पाइथागोरस से निकाल दीजिए 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ग्रेटर द स्मॉल p स्मॉलर द लेंथ, जितना सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा उतना तुम्हारा लेंथ छोटा होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि फॉर दिस कॉर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लार्जेस्ट, तो योर कॉर्ड लेंथ इज स्मॉलेस्ट। इजी। तो कुछ भी मत रटो यार, सर्कल्स जो है ना वो इतना बेसिक चैप्टर है ना, तुम तो इसको ट्रीट किया करो कि 9th-10th की ज्योमेट्री टाइप का चैप्टर है। ठीक, इतना इतना लाइटली लो, केवल वो रटना जो मैं तुमको बताऊंगा ना। तो तुमने अभी ये रटा है कि सर आपने हमको कॉर्ड हुज मिड पॉइंट की इक्वेशन वो रिकमेंडेड है। रिमेंबर T बराबर S1। ठीक, 10 seconds क्विकली। डन, ओके। Let's talk about chord of contact। अरे यार इस रूम में एक मच्छर है, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पर बैठा था। आजकल बहुत डेंगू बहुत है, कहीं डेंगू मच्छर तो नहीं है? ठीक है ना, इस वक्त रूम में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक वो डेंगू मच्छर और एक मैं। ठीक है। बस वो डेंगू मच्छर नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी 2 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं इस डेंगू का। ठीक है, अब और इच्छा नहीं है मेरी। ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ व्हाट, थोड़ा पहले डेफिनेशन को समझना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ पॉइंट, तुमको एक पॉइंट दिया जाएगा और तुमको सर्किल दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू। यार इसका फुल फॉर्म खुद लिख लेना ना, विद रिस्पेक्ट टू। नहीं, कैमरा मैन इस वक्त सामने नहीं है, इस वक्त सारी जिम्मेदारी मुझ पर है उस मच्छर को टैकल करने की, है ना। ओके, तो लेट अस नो द मीनिंग।
you will be given a point, you will be given a circle. This is the circle. अब पॉइंट पॉइंट आउटसाइड होगा। अभी कारण पता पड़ेगा कि सर पॉइंट बाहर क्यों, है ना। लेट अस सपोज अल्फा बीटा बी द पॉइंट। यार ये मुझे अल्फा बीटा लिखना, चलो ठीक है, अल्फा बीटा ही ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब है पॉइंट से टेंजेंट बनाओ। ठीक, मानते हो अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट बनेगी। एग्री करते हो? क्या ना सर 10th की ज्योमेट्री में पढ़ाया था। तो अगर पॉइंट बाहर है तो देयर विल एग्जिस्ट टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक, अब जो टेंजेंट का कांटेक्ट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन सर्कल, दैट इज लेट्स से ए, लेट्स से बी। तो कॉर्ड, हाँ इक्वल टेंजेंट भी होता है, बिल्कुल, है ना। तो जो तुमने पढ़ा है दैट इज टोटली करेक्ट कि ये दोनों टेंजेंट बराबर लेंथ की होती है। लेकिन अब बात पर वापस आते हैं, मीनिंग सुन लो। फ्रॉम पी टेंजेंट्स ड्रॉन, टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट को जॉइनिंग कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड जॉइनिंग ए बी ये कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पी फ्रॉम द सर्कल। डेफिनेशन इज क्लियर। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का सबको मतलब समझ में आ गया कि किसे कहते हैं। ठीक, अब चलो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालते हैं कि सर हाउ टू ऑब्टेन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो इसको मान लेते हैं। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस इज x1 y1, मान लो, सही है। और इसी तरह से मान लो ये x2 y2 है। ठीक, तो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू, यही आंसर हुआ। तो अब मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो टेंजेंट एट x1 y1 लिखते हैं, टेंजेंट एट x1 y1। ठीक, तो नहीं इतना आसान नहीं है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट। तो टेंजेंट की इक्वेशन तुमको लिखनी आती है कि सर वो t बराबर 0 मेथड से टेंजेंट लिख दो। तो टेंजेंट एट x1 y1 इज व्हाट, x x1 y y1 g इंटू x प्लस x1 बाई 2 इंटू 2g इंटू, तो मानते हो 2 कट गया, 2f इंटू y प्लस y1 बाई 2 गॉट कैंसल्ड, प्लस c0। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। यार तुम लगता नहीं कि बहुत लेंदी मेथड्स बता रहे हो कि सर कॉर्ड की टेंजेंट की लेंथ निकालेंगे, है ना। ये मैं तुमको बहुत इजी मेथड पे लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो जो तुम बता रहे हो वो सब परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन इट इज टू लेंदी, राइट। तो जो शॉर्ट आइडिया बता रहा हूं उसको कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, परफेक्ट। आई थिंक यू विल एग्री कि सर अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। अल्फा बीटा लाई कर रहा है ना। तो मेरे ख्याल से आई कैन पुट अल्फा बीटा, तो आई गेट दिस रिलेशन। ये एक रिलेशन आ गया। अब अगर तुम थोड़ा सा बेटर सोचोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर ऐसा ही रिलेशन आपके पास x2 y2 में आ जाएगा। सोचो,
कि ये रिलेशन मेरे पास कैसे आया। सोचो, है ना। तो तुम समझ गए बात को कि सर आपने x2 y2 पर टेंजेंट लिखी और आपने कहा कि अल्फा बीटा उस पर भी लाई कर रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर ब्रॉड वे में सोचा जाए तो ये जो दो रिलेशन है, यू कैन से बाय ऑब्जर्वेशन, if I take expression like this, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेता हूं, ठीक, ये एक्सप्रेशन, तो क्या तुम मानते हो कि सर दिस एक्सप्रेशन x1 y1 एंड x2 y2 बोथ सेटिस्फाई? ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? अरे पुट करके देख लो यार, पुट करोगे तो ये आएगा, इसे पुट करोगे तो ये आएगा। बोलो हाँ कि हाँ एग्री कि ये जो दो रिलेशन है, आई रिप्लेस बाय वन रिलेशन एंड आई सेड कि दीज टू पॉइंट्स आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब ये जो भी इक्वेशन है, क्या एग्री करते हो कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? जल्दी से हाँ बोलो। डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन? यार लीनियर है, लीनियर, एक्स और वाई में लीनियर, और लीनियर इक्वेशन को तो स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ये तो 10th में सर ने भी पढ़ाया था, है ना। तो अब मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को x2 y2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मानते हो यही ए बी की इक्वेशन होगी? सोचो, ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, बी ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो दैट शुड बी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का आंसर हो गया। ठीक, और अब अगर तुम नोटिस करोगे कि अरे सर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला तो पहचाना पहचाना सा लग रहा है, इसको कहीं देखा है? ध्यान से देखो कि सर ये तो रटने में इजी है, इसको तो मैं याद कर सकता हूं। पहचानो, इस एक्सप्रेशन को पहचानो। तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर ये टी ही तो लिखा हुआ है, तो टी बराबर 0 इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मानते हो टी बराबर 0 से, देखो तुम्हारे अब तक दो फॉर्मूले याद हो गए कि सर टेंजेंट रटने के लिए भी टी काम आ रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी टी काम आ रहा है। ठीक, अभी आगे भी तुमको टी का एप्लीकेशन मिलेगा, फॉर्मूले याद करते जाओ, है ना। नेक्स्ट क्लास में तुमको अच्छे सवाल कराऊंगा, ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूले बता के। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, अगली क्लास मतलब कल ही तो है ना, तो कल के लिए तो थोड़ा हल्का ही रखते हैं होमवर्क। यार तुम लोगों ने एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को एक यूट्यूब के लिए मैंने रिकमेंड किया था, तुमने देखा उसे? वो मैक्सिमा मिनिमा, कोई मुझे जल्दी से बताओ। वो स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है एक्चुअली, मैं उसको क्लास में पढ़ाना नहीं चाहता यार। थैंक यू, अरे जल्दी बताओ मुझे, कोई हाँ बताओ कि सर वो ज्योमेट्री, ठीक है, हाँ तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उस पर इस बुक में क्वेश्चंस हैं, पीए प्लस पीबी, मैक्स, मिन, ठीक है ना। हाँ नोट भी कर लिया ना, गुड, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं और साथ में मैं तुमको होमवर्क जो देता जाऊंगा उसमें तुमको जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। नहीं बोला था मैंने, है ना, अब जिसको नहीं बोला तो आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को तो मैंने बोला था, ठीक। हाँ, तो वो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट जरूर देख लेना, ठीक। थोड़ा सा वेरिएशन रखते हैं ना कि सर वो सिंगल चॉइस लगातार लगातार करते करते थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा अच्छा होमवर्क देता हूं। पैराग्राफ, इसमें तुमको कुछ एक क्वेश्चन मेरे फ्रेम्ड भी मिलेंगे, है ना, कुछ मैंने बहुत अच्छी मेहनत करके क्वेश्चन बनाए हुए, जैसे फर्स्ट पैरा जो है ना,
लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके ही बनाता हूं, चिंता मत करो। एकदम फ्रेश क्वेश्चन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। पैरा 1, वैसे पैरा इसके इजी हैं, तो लगातार ही करते हैं ना कि सर थोड़े से लगातार ही चलने दो। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9, 1 to 9 कर लोगे ना? ज्यादा तो नहीं है ना? 27 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 27 है। तुम तो जानते हो एक पैरा से 3 सवाल इकट्ठे बन जाते हैं, ठीक है? ये 1 से लेकर 9 पैराग्राफ बोले मैंने, ठीक है? तो ओनली 1 to 9, जितने बोलूं बस उतने ही करना, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं इस बात को बेस लेके कर रहा हूं कि जितना पढ़ाया उतने से होने चाहिए। थोड़ा कम कर लूं, रुको फिर इसमें से हटाता हूं, रुको रुको रुको। माइनस जो थोड़े से आसान है वो हटा देता हूं, अच्छे क्वेश्चन कोई रखते हैं। लीव क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 बस, ठीक है? अब तो मैंने 2 पैरा कम कर दिया। चलो भाई, बाय, जय हिंद।